रात के अंधेरे में पार्किंग लॉट की दीवार पर बैठे एक शख्स ने अपनी ब्लैक लॉन्ग जैकेट की इनर पॉकेट से एक नाइफ निकाला। उस नाइफ के सिरे पर उंगली रखकर तेज धार चेक करके उसने चाकू वापस जैकेट की इनर पॉकेट में रख लिया। वो था नकुल। चारों ओर नजर दौड़ाते हुए नकुल किसी का इंतजार कर रहा था। किसी शिकारी की तरह अपने शिकार का इंतजार कर रहे नकुल को एक ब्लैक मर्सिडीज पार्किंग लॉट में दाखिल होती दिखाई दी। नजरें गड़ाए नकुल ने गौर से उस कार को पार्किंग लॉट के बिल्कुल ऑपोजिट एंड से टर्न लेते हुए देखा। उसने अपनी नाइफ निकाली और हमले के लिए तैयार हो गया। वो कार दीवार के करीब आकर रुक गई। जैसे ही उस कार से एक भारी भरकम आदमी अपने वेस्ट कोट के बटन्स ठीक करते हुए उतरा, दीवार पर बैठे नकुल ने सीधा उस पर छलांग लगाकर अपनी नाइफ उसकी गर्दन पर फेर दी। उस आदमी की गर्दन से खून का फव्वारा दीवार से जा टकराया। बस एक ही वार काफी था। वो भारी भरकम आदमी धड़ाम से फर्श पर गिरकर छटपटाते हुए आखिरी सांसें गिन रहा था। सांस लेने की हर कोशिश के साथ उसके गले की ब्लड वेन से खून की पिचकारी निकल रही थी। उसका दम घुटता जा रहा था। नकुल ने घुटनों के बल बैठकर शांत स्वर में मगर कठोरता से कहा, पहचाना मुझे? नकुल सक्सेना। कुछ याद आया? इतना कहकर नकुल ने उस आदमी के सीने पर अपने नाइफ से एक क्रॉस मार्क बनाया। तब तक पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, ए, चाकू फेंको, फेंक दो चाकू वरना मैं शूट कर दूंगा। नकुल ने झटके से पलट कर देखा। एक सिक्योरिटी गार्ड नकुल से कुछ कदम दूर उस पर बंदूक ताने खड़ा था। नकुल ने उसे धमकाया, देखो, मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, चले जाओ यहां से। नकुल बस उस सिक्योरिटी गार्ड के हाथों से बंदूक नीचे गिराकर वहां से निकलना चाहता था। यही सोचकर उसने अपना नाइफ गार्ड की तरफ फेंक कर वार किया। लेकिन नकुल के हाथों पर नजरें गड़ाए गार्ड ने जैसे ही नकुल की हलचल देखी, बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। नकुल का निशाना आज तक कभी नहीं चूका था। वो आंखें बंद करके भी निशाना दाग सकता था। उसका नाइफ सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में धंस चुका था, जिससे उसकी बंदूक उसके हाथों से छूट गई। दर्द से कराहते हुए वो सिक्योरिटी गार्ड बाहर की तरफ मदद के लिए चिल्लाते हुए भागा। खून खून हुआ है, पुलिस को बुलाओ जल्दी। लेकिन अफसोस, गार्ड की बंदूक से चली गोली सीधा नकुल के दिल में जा धंसी। दर्द की लहर नकुल के बदन से बिजली जैसी कड़क रही थी। गोली की वजह से नकुल का काफी खून बह चुका था। नकुल सुध बुध खोकर नीचे गिर पड़ा। उसकी पलकें भारी हो चुकी थीं। किसी पहाड़ के बोझ की तरह मुश्किल से नकुल पलकें खोलने की कोशिश करता और फिर आंखें बंद हो जाती। आंखों के सामने के अंधेरे को चीरते हुए बस एक ही तस्वीर उसे नजर आ रही थी। एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान में नकुल हंसकर किसी लड़की से कह रहा था, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूम ऑफ आवर हाउस मायरा। हमारा बेडरूम कैसा लगा? मायरा ने झूठा गुस्सा जताते हुए पलटकर कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूम? हाँ? नकुल ने हल्के से मुस्कुराकर मायरा को अपने करीब खींचकर कहा, और नहीं तो क्या, शादी के बाद तो हमारा ज्यादातर वक्त इसी रूम में बीतने वाला है ना, एटलीस्ट बच्चे होने तक। मायरा ने हंसकर नकुल की बाहों में समाते हुए पूछा, इतनी सारी प्लानिंग कर ली है? नकुल ने रोमांटिक अंदाज से दबी आवाज में जवाब दिया, आई लव यू। नकुल ने हौले से मायरा के होठों को चूम लिया। मायरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। नकुल और मायरा एक दूसरे के प्यार में डूबकर पूरी शिद्दत से एक दूसरे को किस कर रहे थे। नकुल की आंखों के सामने बार बार मायरा की तस्वीर नजर आ रही थी। बस धीरे धीरे वो तस्वीर धुंधली होती गई, आवाज धीमी और गहरी होती गई। नकुल ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वेलकम टू द पैराडाइज। नकुल को किसी अनजान शख्स की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने एक झटके में अपनी पलकें खोली तो नकुल के सामने एक 60-65 साल का बुजुर्ग आदमी मुस्कुराते हुए खड़ा था। चौंक कर नकुल ने अपने सीने पर हाथ रखकर गोली का निशान चेक किया।
उसके शरीर पर कोई जख्म नहीं था, न ही खून के निशान। नकुल हैरान था, मगर इस बात की खुशी भी थी कि वो अभी भी जिंदा है। वो फुर्ती दिखाते हुए उठ खड़ा हुआ। सबसे पहले उसने चारों ओर नजर घुमाकर हालात का जायजा लिया। उस पार्किंग लॉट में सिर्फ दो ही लोग थे, एक नकुल और उसके सामने वो बुजुर्ग शख्स। नकुल ने उस शख्स को नजरअंदाज करके वहां से जाने की सोची कि तभी वो शख्स मुस्कुराते हुए बोला, मेरी इजाजत के बगैर तुम कहीं नहीं जा पाओगे। उसने शांत स्वर में कहा, आई एम कैप्टन पद्मराज। नकुल कंफ्यूज था कि ये आदमी कौन है और उसके शरीर से बुलेट का घाव गायब कैसे हो गया। फिर भी अनायास नकुल ने न चाहते हुए भी कैप्टन से पूछा, क्या चाह? कैप्टन ने गहरे दबे स्वर में जवाब दिया, तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूं। तुम्हारी आत्मा आखिरी सफर पर निकल चुकी है और अब तुम्हें सिर्फ मैं बचा सकता हूं। फैसला करने के लिए सिर्फ 7 मिनट है तुम्हारे पास। 7 मिनट खत्म होने पर या तो तुम्हारी आत्मा नर्क में बुला ली जाएगी या स्वर्ग में। उसके बाद मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। कैप्टन ने नकुल को उसकी लाश की तरफ देखने का इशारा किया। नकुल को अब एहसास हुआ कि सच में बहुत गड़बड़ है। जब उसने पीछे मुड़कर खून से सनी खुद की लाश देखी तो हक्का बक्का रह गया। कैप्टन ने आगे कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारा ब्यूरो ज्वाइन करो। हम बस कुछ चुनिंदा सोल्स को ही हमारे ब्यूरो के लिए काम करने का मौका देते हैं। यू आर वन ऑफ देम। कैप्टन की बातें नकुल के कुछ भी समझ नहीं आईं। उसकी हैरानी और बढ़ गई। नकुल ने माथे पर बल देकर पूछा, दिस इज वियर्ड। ये सब हो क्या रहा है? कैप्टन ने दबी गहरी आवाज में मुद्दे की बात करते हुए कहा, यहां पृथ्वी लोक और परलोक में भी कुछ अदृश्य शक्तियां अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश में जुटी हैं। हमारा ब्यूरो उन्हें टैकल करता है। ब्यूरो ज्वाइन कर लो तो तुम्हें मरने के बावजूद पृथ्वी लोक से संपर्क में रहने का मौका मिलेगा। नकुल कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था, वो बस शॉक्ड था। तभी कैप्टन ने कहा, मौत के बाद की जिंदगी जीने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। अपनी जिंदगी का जो मकसद तुम जीते जी पूरा नहीं कर पाए वो मरने के बाद पूरा कर पाओगे। तुम उसकी मौत का बदला ले पाओगे। ब्यूरो के हर एक काम के बाद तुम्हें तुम्हारा मकसद पूरा करने के लिए पावर मिलती रहेगी। वक्त आने पर उनका इस्तेमाल कर पाओगे। अब या तो ब्यूरो ज्वाइन कर लो या फिर परलोक के सफर पर चल पड़ो। सोच लो, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास। कैप्टन की अजीब बातों से नकुल क्यूरियस जरूर था, लेकिन सोचने समझने में वक्त जाया करने का कोई मतलब नहीं था। नकुल ने यकीन के साथ जवाब दिया, मैं तैयार हूं ब्यूरो ज्वाइन करने के लिए। बताइए क्या करना है मुझे? कैप्टन ने कहा, कम विद मी। सबसे पहले तुम्हें ब्यूरो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। अगले ही पल कैप्टन और नकुल दोनों एक सकरे कमरे में थे। कैप्टन चेयर पर बैठे हुए थे, लेकिन अब नकुल के चेहरे से तनाव का नामो निशान मिट चुका था, जैसे कि उसने तय कर लिया हो कि आगे क्या हो सकता है और क्या करना है। उसी वक्त कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोलकर एक लड़की नकुल की तरफ आने लगी। उस लड़की को देखकर नकुल चौंक गया। माथे पर बल देकर हैरानी से उसे एकटक देखता रह गया। आखिर कौन थी वो लड़की और क्या है नकुल के इस हैरानी भरे सफर की दास्तान? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। एक खूबसूरत लड़की हाथ में फोल्डेड पेपर लेकर नकुल की तरफ आ रही थी। नकुल सरप्राइज्ड होकर उसे देखता ही जा रहा था। उसकी कंफ्यूज्ड नजरों में छुपा सवाल कैप्टन ने पढ़ लिया, मगर उन्होंने नकुल को नहीं टोका। उस लड़की ने फोल्डेड पेपर नकुल को दिया। कैप्टन ने उस पेपर की तरफ इशारा करते हुए नकुल को कहा, साइन करो। नकुल ने यहां वहां देखकर साइन करने के लिए इशारे से पेन की मांग की। तब कैप्टन ने
हल्की मुस्कुराहट के साथ नकुल के दाएं हाथ की ओर देखा और तभी नकुल ने अपने अंगूठे में हल्का सा दर्द महसूस किया। नकुल ने जब गौर से अपने अंगूठे को देखा तो उसमें से खून बह रहा था। उसने तुरंत कैप्टन की ओर देखा। कैप्टन की हल्की मुस्कान से नकुल को यह अंदेशा हो गया था कि यह कोई मामूली कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट है। उसने अपना खून से लथपथ अंगूठा कॉन्ट्रैक्ट की ओर बढ़ाया। जैसे ही नकुल के खून की बूंद उस पेपर पर गिरी, उसी पल उस सफेद कॉन्ट्रैक्ट पेपर का रंग बदलकर ब्लडी रेड हो गया, जो इशारा था कि नकुल अब ब्यूरो का मेंबर है। कैप्टन ने मुस्कुराकर उस लड़की से कहा, नाउ लेट्स गेट टू वर्क। उर्वशी, मिस्टर नकुल को असेसमेंट कैंप तक लेकर जाइए। उस लड़की ने मुस्कुराकर हामी में सिर हिलाया और नकुल को अपने साथ चलने का इशारा किया। नकुल बिना कोई सवाल किए निकल पड़ा। तभी कैप्टन ने उसे आवाज देकर वापस अपने पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हारी नजरों की हैरानी को पहचान सकता हूं नकुल। यह ब्यूरो कई सदियों से काम कर रहा है। जब दुनिया का निर्माण हुआ तभी ब्यूरो भी अस्तित्व में आया। हर रोज कई सारे लोग जन्म लेते हैं और मरते भी हैं। उनमें से कई सारी सोल्स इस ब्यूरो में काम करती हैं। जाहिर है कि कुछ चेहरे तुम्हें जाने पहचाने लगेंगे, उनसे तुम पृथ्वीलोक में मिल भी चुके होगे, लेकिन यहां ब्यूरो में उनका और तुम्हारा अस्तित्व किसी मकसद से जुड़ा हुआ है। हैरानी का जवाब ढूंढने के बजाय अपने काम पर ध्यान देते रहोगे तो धीरे धीरे हर सवाल के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। नकुल ने बात को समझते हुए हामी भरी और उर्वशी के साथ कमरे से बाहर चला गया। एक छोटे से कमरे का दरवाजा खोलकर उर्वशी ने नकुल को अंदर जाने का इशारा किया। नकुल ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, उर्वशी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। नकुल हैरत में उस कमरे का जायजा लेते हुए आगे बढ़ा। तभी एक लाल रंग की बीम लाइट से पूरा कमरा रोशन हो उठा। नकुल के ऊपर एक ग्रीन स्पॉट लाइट के बीम रेज आए और कुछ ही सेकंड्स में एक रोबोटिक आवाज सुनाई दी। इंटरनल इंजरीज रिकवर्ड, स्टेटस 100% एफिशिएंसी। अगले ही पल कमरे में फिर से अंधेरा हो गया और उर्वशी ने दरवाजा खोल दिया। नकुल को काफी बेहतर महसूस हो रहा था। वो पहले से ज्यादा फुर्तीला महसूस कर रहा था, जैसे उसमें कुछ स्पेशल पावर्स आ गई हों। नकुल के मन में बहुत सारे सवाल उमड़ रहे थे, मगर इससे पहले कि नकुल उर्वशी से कुछ पूछता, नकुल को सिर में भारीपन महसूस होने लगा, चक्कर से आने लगे। उसके इर्द गिर्द पूरा कमरा गोल गोल घूमता दिखाई देने लगा। नकुल को दूर से एक गहरी आवाज सुनाई दे रही थी। कोई उसे पुकार रहा था। धीरे धीरे वो आवाज करीब आती गई। वो किसी लड़की की आवाज थी। नकुल के माथे पर पसीना इकट्ठा हो रहा था। नकुल गौर से उस लड़की की पहचान करने की कोशिश कर रहा था। अगले ही पल उस लड़की की तस्वीर साफ दिखाई देने लगी। वो मायरा थी। मायरा नकुल से कह रही थी, मेरे लिए ये सब कर रहे हो ना तुम? मायरा के सवाल का कोई जवाब नहीं था नकुल के पास, बस उसके होठों पर मुस्कान थी। और अगले ही पल नकुल बेहोश हो गया। काफी समय बाद नकुल को फिर से किसी लड़की की आवाज सुनाई दे रही थी। गेट अप नकुल। उर्वशी उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। जब नकुल ने धीरे धीरे अपनी पलकें खोली, तब उसने खुद को एक आरामदेह बेड पर पाया। एक सकरा खाली कमरा था, जिसमें सिर्फ उसका फोल्डिंग बेड लगा हुआ था। नकुल को अचानक फुर्ती महसूस हो रही थी। नकुल ने अनायास बेड से उठकर मुट्ठी भांज ली। उसे अपनी हथेली पर एक टैटू नजर आया। अजीबोगरीब टैटू था वो, एक योद्धा की तलवार। नकुल ने उस टैटू को छूकर टटोलने की कोशिश की, तभी एक अनजान लड़की की आवाज सुनाई दी। योर हेल्थ लेवल इज 100%, आर्म्स अनलोडेड। वो आवाज उसी टैटू से आ रही थी। नकुल ने दोबारा जब उस टैटू को छुआ तो उसकी आंखों के सामने एक बिल्डिंग का होलोग्राम बन गया। नकुल हैरानी से टैटू देख रहा था। तभी उर्वशी ने कहा, यह टैटू अब तुम्हारी पहचान है। जब तुम किसी मिशन पर रहोगे तब यह टैटू हिडन रख सकते हो। जरूरत पड़ने पर रिकॉल कर लेना। यह सिर्फ टैटू नहीं है, तुम्हारा गाइड एंड केयर टेकर भी है।
तुम्हारी हेल्थ इंफॉर्मेशन भी इसमें अपडेट होती रहेगी। ये टैटू ब्यूरो के हंटर्स को दिया जाता है। ये एक हंटर होने का सिंबल है। अनायास नकुल के होठों पर मुस्कान छा गई। उसे अपनी नई पहचान और नई उपाधि इंटरेस्टिंग लगी। टैटू को देखते हुए नकुल दबी आवाज में खुद से बोल पड़ा। नकुल टकटकी लगाए अपने टैटू को देख रहा था। तभी उर्वशी ने उससे कहा, तुम्हारे लिए एक टास्क है। इतनी जल्दी टास्क देने के लिए थैंक यू, नकुल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। मर के भी जिंदा होना किसी किसी के नसीब में होता है और मैं खुश नसीब हूं जो अपना अधूरा काम मर के भी पूरा कर पाऊंगा। उर्वशी ने बेफिक्री से नकुल से नजरें मिलाए बगैर जवाब में कहा, अर्थ टाइम के मुताबिक पिछले 72 घंटों से तुम्हारी सोल रेस्ट ही तो कर रही थी। पृथ्वी पर तुम्हारी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। अभी बस 10 मिनट पहले ही तुम्हारा क्रियाकर्म हुआ है, इसीलिए तुम्हें एक्टिव कर दिया गया है। इस टास्क में तुम्हें भी अपनी काबिलियत आजमाने का मौका मिलेगा। बस इतना याद रखना, अगर किसी भी मिशन के दौरान तुम्हारी मौत हो गई तो पैराडाइज के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। ब्यूरो से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा और तुम सचमुच हमेशा हमेशा के लिए मर जाओगे। मिशन अकम्प्लिश करने पर तुम्हारी पावर्स भी बढ़ जाएंगी और तुम्हें इससे भी ज्यादा जरूरी टास्क दिए जाएंगे। यू मे लीव नाउ। नकुल को उर्वशी ने आंखें बंद कर लेने का इशारा किया। जब उसने आंखें खोली तब वो एक पुरानी बिल्डिंग के अंधेरे कोने में पड़ा हुआ था। नकुल ने उस कमरे का जायजा लिया। चारों तरफ धूल, मिट्टी, कचरा बिखरा पड़ा था और दीवारों पर भी जगह जगह मकड़ी के जाल बने हुए थे। नकुल ने अपना टैटू छूकर मिशन की जानकारी ली। मिशन सहारा किंगडम, मिशन टाइम 48 आवर्स। तुम्हें इस सहारा किंगडम के किंग को मारना है। यहां पहले से ही रेफ्यूजी अपनी जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं। तुम्हारा हेल्थ स्टेटस नॉर्मल है, कोई जख्म नहीं है। नकुल को होलोग्राम के जरिए उस जगह से किंगडम के अंदर जाने का नक्शा भी दिखाई दिया। सिर्फ 48 घंटे थे उसके पास। नकुल हौले से उठ खड़ा हुआ और धीमे कदम दरवाजे की ओर बढ़ा दिए। उसी वक्त अचानक से नकुल को गन फायर सुनाई दिया। नकुल फुर्ती से दीवार का सहारा लेकर छुप गया। बाहर से एक के बाद एक गन शॉट्स सुनाई दे रहे थे। नकुल ने दरवाजे की सेंध से झांक कर देखा। उस बिल्डिंग के बाहर 4-5 लोग हाथों में बंदूक लिए बिल्डिंग की तरफ ही फायर कर रहे थे। फटे मैले कपड़े पहने हुए वो लोग रेफ्यूजीज जान पड़ रहे थे। नकुल को उन रेफ्यूजीज की जंग से कोई लेना देना नहीं था। नकुल को बस अपना मिशन पूरा करके पावर्स हासिल करनी थी ताकि जिस मकसद से उसने ब्यूरो ज्वाइन किया वो पूरा कर सके। नकुल को उस जगह से निकलकर सहारा किंगडम में दाखिल होना था। नकुल जायजा लेते हुए नीचे झुककर कमरे से बाहर निकला और दीवार से सटकर छुपते हुए आगे बढ़ा कि तभी एक रेफ्यूजी चिल्लाया, फायर! नकुल पर गोलियां बरसना शुरू हो गईं। हड़बड़ाहट में बचते बचाते नकुल को एक दरवाजा मिला। नकुल ने जोर से धक्का मारकर दरवाजा खोला और अंदर चला गया। नकुल कुछ समझ पाता इससे पहले ही किसी ने एक डंडे से पीठ पर वार किया। नकुल ने तेजी से घूमकर छलांग लगाते हुए वो डंडा पकड़कर उल्टा घुमाया। वार करने वाले आदमी ने पूरी ताकत से नकुल के पेट पर किक मारने की कोशिश की, लेकिन किक डंडे से लगकर डंडा टूट गया। नकुल ने मौका भांपकर उस आदमी का हाथ मरोड़ दिया और उसकी गर्दन को पीछे से जकड़ लिया। ऐसा करते ही उस आदमी की दर्द भरी आवाज निकली, जिससे नकुल को एहसास हुआ कि वो एक आदमी नहीं बल्कि एक लड़की है। जैसे ही नकुल ने उसे घुमाया और उसका नकाब हटाया, उसने देखा कि वो एक कम उम्र की छोटी सी लड़की थी। वो लड़की छूटने के लिए छटपटा रही थी। धूल, मिट्टी और कालिख से सना हुआ वो चेहरा देखकर नकुल के माथे पर बल पड़ गए। वो एक महज 16-17 साल की लड़की थी। पर उसने नकुल पर हमला क्यों किया था? कौन थी वो लड़की? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। नकुल पर हमला करने वाली वो एक 16-17 साल की लड़की थी। उसने नकुल के हाथ से अपने आप को छुड़ाने के लिए तड़ातड़ नकुल को कई थप्पड़ मारे। नकुल चाहता तो एक ही बार में उस लड़की का काम तमाम कर सकता था, पर नकुल ने बस उस लड़की के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए और विश्वास दिलाते हुए उसे कहा, रिलैक्स रिलैक्स, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ।
नकुल के भरोसा दिलाते ही वो लड़की धीरे धीरे शांत हो गई। उसकी सांसें फूल रही थीं। नकुल से हुई लड़ाई के कारण वो बुरी तरह से थक गई थी। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर लंबी सांसें भरते हुए उसने अपनी धड़कनों पर काबू पाया। नकुल भी उस लड़की के पास बैठकर गौर से देख रहा था। उस लड़की के कपड़े और चेहरा धूल, मिट्टी और कालिख से इस कदर मैले हो चुके थे जैसे वो कई दिनों से उस कचरे से भरी बिल्डिंग में छुपी बैठी हो। नकुल ने जानकारी लेने के बहाने पूछा, बाहर गोलियां चलाने वाले लोग क्या तुम्हें मारने आए हैं? नकुल के सवाल पर उस लड़की ने हामी में सिर हिलाकर जवाब दिया। नकुल ने अचरज से पूछा, क्यों, कौन हो तुम? नकुल के सवालों से वो लड़की इरिटेट हो रही थी। उसने बात को टालते हुए कहा, मैं नहीं जानती, अपनी जान बचाने के लिए तुम पर हमला किया था। अब कौन हो तुम? नकुल ने कठोरता से कहा, सवाल मैंने पहले पूछा था, मैं कौन हूं इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। बस इतना समझ लो कि मैं यहां तुम्हारे लिए नहीं आया। अब बताओ कौन हो तुम? उस लड़की ने मायूसी भरे अंदाज में जवाब दिया, रेफ्यूजी। नकुल ने फिर कठोरता से पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? यहां कब से छुपी बैठी हो? उस लड़की ने बेबसी में जवाब दिया, मेरा नाम श्रुति है। पिछले 3 दिनों से अपनी जान बचाते हुए भटक रही हूं। नकुल समझ नहीं पा रहा था कि रेफ्यूजीज इस लड़की पर अंधाधुंध गोलियां क्यों बरसा रहे थे, लेकिन श्रुति खुद भी अनजान बन रही थी। वैसे भी नकुल को इन सब से कोई लेना देना नहीं था, उसे तो बस अपने मिशन से मतलब था। फिर भी श्रुति की हालत देखकर नकुल का दिल पसीज गया। उसने मन ही मन सोचा, न जाने कितने दिनों से ये बेचारी लड़की भूखी प्यासी जान बचाते हुए भाग रही होगी। उसका शरीर काफी कमजोर लग रहा था, फिर भी हमला करने की हिम्मत तो जुटा ली इसने। इसके प्रॉब्लम से मुझे कोई लेना देना तो नहीं, मगर इससे बात करके यहाँ के हालात तो जान ही सकता हूं। आगे का प्लान बनाने में जानकारी काम आएगी। नकुल वैसे तो इतना नरम दिल था नहीं कि झगड़ा फसाद या किसी की जान को खतरा देखकर रहम कर दे। आफ्टर ऑल जीते जी वो एक असैसिन था और मरने के बाद भी असैसिन ही बना रहा। फिर भी अनायास नकुल ने श्रुति से पूछा, भूख लगी है? श्रुति ने चौंक कर नकुल को देखा। पहली बार उससे किसी ने यह सवाल किया था। उसने हल्के से सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। नकुल ने अपने जैकेट से एक फूड पैकेट निकाला जो उस मिशन के दौरान अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन रखने के लिए पैराडाइज से मिला था। उस पैकेट में कुछ खास तरह के बिस्किट्स थे। एक बिस्किट निकालकर नकुल ने श्रुति की ओर बढ़ाया और पैकेट वापस जेब में रख लिया। श्रुति ने लपक कर नकुल के हाथों से वो बिस्किट लिया और एकदम से एक ही सांस में पूरा बिस्किट ऐसे खा लिया मानो कई बरसों से उसने खाना देखा ही ना हो। नकुल ने मौका देखकर आश्चर्य जताते हुए सवाल किया, मैं किसी खास काम से यहां आया हूं, सहारा किंगडम में जाना चाहता हूं। तुम तो जानती होगी ना यहां की सारी बातें। बताओ मुझे, ये गन फायर और ये सब क्या चल रहा है यहां पर? नकुल को अपने टैटू से इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहां रेफ्यूजीज बगावत कर बैठे हैं, मगर उसकी वजह उसे पता नहीं थी। श्रुति ने शुक्रिया जताते हुए बताया, तुम किंगडम के अंदर नहीं जा सकते। तुम तो क्या, कोई भी ऐरा गैरा किंगडम के अंदर नहीं जा सकता। ये गन फायर करने वाले लोग, मेरे जैसे कुछ रेफ्यूजी, हम सब किंगडम में आसरा लेना चाहते हैं, मगर हमें धुतकार कर बाहर फेंक दिया गया। यहां जिंदा रहने के लिए लोगों के पास खाना तक नहीं है। किंगडम के गेट पर बहुत सारे हथियारबंद सिपाहियों का कड़ा पहरा रहता है। कोई भी अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उसे बिना सोचे समझे मार गिराया जाता है। सैकड़ों रेफ्यूजी ऐसी कोशिशों में मौत के घाट उतर चुके हैं। अब हमारे पास ना तो जाने के लिए कोई और जगह है और ना ही किंगडम में घुसने का कोई जरिया है। इसीलिए कुछ रेफ्यूजीज हथियार उठाकर हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कई बार उनके दिमाग पर भी शैतान सवार हो जाता है और मेरे जैसे बेबस लोगों पर हुकूमत जताने की कोशिश करने लगते हैं। अब तक बाहर से आने वाली गन शॉट्स की आवाज रुक चुकी थी। बस इक्का दुक्का फायरिंग चल रही थी। नकुल को बाकी पॉलिटिकल इश्यूज से कोई मतलब नहीं था। किंगडम के अंदर जाने के लिए अपने टैटू पर निर्भर नकुल ने जानकारी टटोलते हुए कहा, खैर, मेरे पास एक गाइड है, वो मुझे किंगडम में ले जाएगा। मैं बाहर जा रहा हूं, ये गोलीबारी रुकते ही तुम भी किसी सेफ जगह चली जाना, ओके? नकुल उठ खड़ा हुआ। श्रुति ने सोचा कि नकुल के साथ चलकर ही वो किसी सेफ जगह पर आसरा ले सकती है।
श्रुति ने हड़बड़ा कर कहा, अब पहले अपने गाइड से रास्ता पूछ लो। अगर वो मेन गेट की तरफ ले जाए तो समझो वो मौत का रास्ता है। सही सलामत किंगडम के अंदर जाना चाहते हो तो मैं एक चोर रास्ता जानती हूं। चोर रास्ते के बारे में सुनते ही नकुल के कान खड़े हो गए। उसने इरादतन टैटू पर रास्ता चेक किया। टैटू उसे मेन गेट की ओर ही ले जा रहा था। बाहर जैसे जंग के हालात नकुल खुद देख रहा था, ऐसे में सच में गेट पर कड़ा पहरा तो होगा ही। नकुल ने श्रुति की ओर एक नजर देखा, तभी श्रुति ने कहा, एक और बिस्किट मिलेगा? नकुल ने बिस्किट्स का पैकेट निकालकर दूर से ही श्रुति को दिखाकर कहा, मुझे किंगडम के अंदर ले चलोगी तो ये पूरा पैकेट तुम्हारा। भूख के मारे तड़प रही श्रुति ने नकुल के सामने अपना हाथ बढ़ाया। नकुल ने उसके हाथ की ओर देखा और बिस्किट थमाते हुए श्रुति को धमकाया और अपना नाइफ निकालकर श्रुति की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, या तो रास्ता बताओ या फिर मरो यहां पर। श्रुति जैसे रेफ्यूजीज की जिंदगी वैसे भी मौत से बदतर थी। श्रुति ने शांत स्वर में कहा, डील। उसी वक्त किसी के चिल्लाने की आवाज आई, डोंट मूव वरना शूट कर दूंगा। एक लंबे चौड़े शरीर वाला रेफ्यूजी नकुल पर पिस्तौल ताने दरवाजे पर खड़ा था। उसका भी ऐसा ही हाल था जैसे कचरे के ढेर से निकलकर आया हो। नकुल ने फुर्ती से अपना नाइफ उस आदमी के हाथ पर फेंका। उसके हाथों से पिस्तौल कुछ दूर बाहर मैदान में गिर पड़ी। वो आदमी तैश में आकर नकुल की ओर दौड़ा और पास आते ही उसके मुंह पर एक मुक्का चढ़ दिया। गुस्साए नकुल ने हवा में जंप करके उस आदमी के मुंह पर पूरी ताकत से पंच किया। वो आदमी जैसे गश खा गया। मौका देखकर नकुल ने उसे पेट पर किक मार के दूर ढकेल दिया। लड़खड़ाकर वो आदमी कुछ कदम दूर जाकर नीचे गिर पड़ा। लेकिन अफसोस, जिस जगह वो आदमी गिरा वहीं पर उसकी पिस्तौल पड़ी थी। उसने फुर्ती से पिस्तौल उठाई, मगर इससे पहले कि वो फायर करता, नकुल ने जंप करके उसे नीचे ही दबोच लिया। उस आदमी का वो हाथ जिसमें पिस्तौल थी, अपने एक हाथ से जकड़कर दूसरे हाथ से नकुल ने उसके मुंह पर पंच मारा। तभी उस आदमी ने अपना घुटना नकुल को पूरी ताकत से मारा, जिससे नकुल संतुलन खो बैठा। अगले ही पल वो आदमी नकुल की छाती पर बैठा था और उसके हाथ में पिस्तौल थी। जैसे ही उसने नकुल के माथे पर गन पॉइंट की, नकुल ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर उस आदमी का निशाना हटाने की कोशिश की। श्रुति ये सब बस देखती रह गई, क्योंकि अगर वो नकुल की मदद के लिए उस आदमी पर हमला करती तो गोली चल सकती थी। श्रुति का डर सही साबित हुआ और गन शॉट की जोरदार आवाज आई। श्रुति की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या नकुल के पैराडाइज हंटर के सफर का अंत हो चुका था? क्या नकुल गन शॉट से घायल हो गया था? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।